हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईसीएससी क्लास 6 फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर फॉर रिवीजन, और चैप्टर है लाइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बड़े ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। जल्दी से रिवाइज करेंगे, ध्यान से सुनना। लाइट, लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी है, एक ऐसी एनर्जी जो हमें चीजों को देखने में हेल्प करती है। हम चीजें कैसे देख पाते हैं? जब उन पर गिरने वाली लाइट उनसे बाउंस बैक होके हमारी आंखों में गिरती है। क्यों मुझे मेरे पीछे वाली चीजें नहीं दिख रही हैं इस समय? क्योंकि जो लाइट मेरे पीछे वाले ऑब्जेक्ट्स पे पड़ रही है वो मेरी आंखों में आके नहीं गिर रही है, इसलिए मुझे वो चीजें नहीं दिख रही हैं। सो व्हेन वी सी ऑब्जेक्ट्स ओनली व्हेन लाइट एंटर्स आवर आईज। व्हाई डू वी सी द ऑब्जेक्ट्स? वी सी द ऑब्जेक्ट्स व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट, it reflects and it enters our eyes। और light itself is not visible। लाइट खुद में विजिबल नहीं होती है, लेकिन ये हमें चीजों को देखने में हेल्प करती है। अब हमारे आसपास लाइट है, तो लाइट ये मतलब नहीं है कि लाइट हमें दिख रही है। लाइट सिर्फ एक ऐसी एनर्जी है जो हमें हमारे आसपास की चीजों को देखने में हेल्प कर रही है। नेक्स्ट, लाइट इन द डार्कनेस। अब रात को क्या होता है? रात को हमें चीजें नहीं दिखाई देती हैं। क्यों? क्योंकि रात को लाइट नहीं होती है। लाइट नहीं होती है तो लाइट ऑब्जेक्ट्स पर गिर के हमारी आंखों में रिफ्लेक्ट होके नहीं गिर रही हैं, राइट? तो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, हमारी आंखों में नहीं आ रही है, इसलिए हमें वो चीजें नहीं दिख रही। सो स्विचिंग ऑन अ टॉर्च, राइट, बल्ब या फिर कैंडल मेक्स अस सी ऑल दोज थिंग्स। तो जब लाइट से, टॉर्च से, बल्ब से चीजें उस एक ऑब्जेक्ट पे गिरेंगी, वापस से आएंगी, हमारे रिफ्लेक्ट होंगी, हमारी आईज में गिरेंगी, तब हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। अब लाइट सोर्सेस की बात करें तो हमारे पास दो मेन सोर्सेस हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल जैसे कि सन, ये हमारा मेन सोर्स ऑफ लाइट है। एंड स्टार्स ऑल्सो गिव लाइट बट दे आर फार, तो वो हमें ना बड़ा ही फेंट सी अपीयरेंस उनकी दिखती है, मतलब बड़े दूर हैं, बड़े छोटे छोटे और काफी फेंट दिखते हैं, बल्कि उनमें भी बहुत सारी लाइट है। प्रॉब्लम है डिस्टेंस की। अब जैसे छोटे छोटे जुगनू होते हैं, फायरफ्लाइज आपने देखी होंगी, वो भी लाइट एमिट करते हैं, और वो भी नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट है, क्योंकि वो लाइट उनके अपने अंदर की है, वो कहीं से रिफ्लेक्ट होकर नहीं आ रही है। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल सोर्सेज की, तो जो ह्यूमन मेड सोर्स हैं, जैसे हमारे बल्ब्स हैं, टॉर्चेस हैं, ट्यूब लाइट्स है, सो ऑल ऑफ देम, केरोसिन लैम्प्स हैं, ये सब आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट है, एंड दे आर यूज्ड मेनली एट नाइट और इन द डार्क प्लेसेस। आगे बढ़ते हैं, लाइट, लाइट की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। अब देखो, लाइट जो है ना, वो ऐसे 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 नहीं जाती है, वेव्स नहीं बनती हैं उसकी, वो सिर्फ सीधी ट्रेवल करती है, एंड इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन और द रेज, एंड लाइट इज वेरी फास्ट। इसकी स्पीड आपको पता होनी चाहिए, एयर या वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट, इसके सिवा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, वो अलग है, वो हम 7th और 8th में यही सब पढ़ने वाले हैं हम, तो उसको छोड़ दो, उसके बारे में भी डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम इज अप्रोक्सीमेटली 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, विच इज अप्रोक्सीमेटली 2.9 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 9999 खूब सारे 9 लगा देते हैं हम। तो यहाँ पर इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड लिखते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, सनलाइट जो है वो हर डायरेक्शन में, देखो सन यहाँ पर है, सन से हर तरफ से लाइट निकल रही है, ये सब डायरेक्शन में मतलब स्प्रेड हो रही है, और आफ्टर हिटिंग द मॉलिक्यूल्स इन द एयर, एंड दिस spreading is called as scattering। the reasons for daylight brightness, so what is the reason for the daylight brightness? Even when the direct sunlight does not reach, ये जो स्कैटर्ड लाइट रेज है ना, लाइट्स अप द सराउंडिंग्स, तो हो सकता है कि डायरेक्ट सन रेज वहां तक ना पहुंच रही हो, लेकिन ये स्कैटर्ड लाइट ही हमारे आसपास को एकदम जगमग कर देती है। वाई वी सी एवरीथिंग इन द डे टाइम? क्योंकि बहुत सारी सनलाइट है, ये स्कैटर हो रही है और हमारे आसपास के ऑब्जेक्ट्स पर गिर रही है, और हमें हमारी तरफ को रिफ्लेक्ट हो रही है। कमिंग ऑन टू टू वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल yet important terms, luminous and non-luminous bodies। luminous bodies,
ऐसी बॉडीज जो अपनी खुद की लाइट एमिट करती हैं, शाइन करती हैं, ग्लो करती हैं, क्योंकि वो लाइट खुद प्रोड्यूस कर सकती हैं। एग्जाम्पल, सन, स्टार्स, बर्निंग कैंडल्स, इलेक्ट्रिक लैम्प, टॉर्च, ट्यूब लाइट एंड केरोसिन लैम्प। दूसरा, नॉन ल्यूमिनस बॉडीज, मतलब वो बॉडीज जो लाइट खुद से एमिट नहीं करती हैं। दीज आर विजिबल ओनली व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन देम फ्रॉम अ ल्यूमिनस सोर्स। मतलब अब मेरे पास ये पेन है, ये पेन मुझे दिखाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि बाहर से वो जो सन की लाइट आ रही है वो यहाँ पर गिर रही है और फिर यहाँ से वो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। अब लाइट, सनलाइट डायरेक्टली आके इस पेन पे नहीं गिर रही है, लाइट की स्कैटरिंग हो रही है, इधर से रिफ्लेक्ट, उधर से बाउंसिंग, इधर से ये, इधर से वो आके इधर गिर रही है और फिर यहाँ से वो लाइट मेरी आंखों में गिर रही है, इसलिए मुझे ये पेन दिखाई दे रहा है। सो दिस इज हाउ वी सी द नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। सो इट इज विजिबल ओनली व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम फ्रॉम द ल्यूमिनस सोर्स, जैसे कि मून, अर्थ, टेबल, बुक, चेयर एंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट आर अराउंड अस। सो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हमें डायरेक्टली हम देख रहे हैं क्योंकि वो लाइट एमिट कर रहे हैं, उनसे लाइट आ रही है। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स जो हैं, दे रिफ्लेक्ट द लाइट विच इज फॉलिंग ऑन देम, और फिर वो रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आंखों में एंटर हो रही है। अब बात करते हैं हाउ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बिकम विजिबल, कैसे दिखाई देते हैं। ये हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि एक टॉर्च है, ये हमें तब दिखाई देते हैं जब इनसे इनके ऊपर कोई लाइट गिरती है। तो ये एक टॉर्च है, ये हमारी बुक है, टेबल पर रखी है, टॉर्च से बुक लाइट आई, बुक के ऊपर गिरी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ये हमारी आईज में चली गई और ऐसे हमें ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। तो ये सिंपल है ना, कोई डाउट तो नहीं है आपको यहाँ पर? तो इसका मतलब यही हुआ कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स डायरेक्टली हम देख पा रहे हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हम सिर्फ तब देख पा रहे हैं जब उनके ऊपर लाइट गिर रही है। नाउ, लाइट फ्रॉम द मून। अब मून के ऊपर क्या है कि एट हम ब्रह्मांड में है मून। अब ब्रह्मांड में क्या है, सन भी है, तो सन से सीधी लाइट जा रही है, ये एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर लाइट गिर रही है, ये लाइट एमिट कर रहा है और जिससे अर्थ पे बैठ के हम इसको देख रहे हैं। तो इसकी अपनी लाइट नहीं है, ये खुद नॉन ल्यूमिनस है, लेकिन इसकी सन की लाइट ये रिसीव कर रहा है। जब सन की लाइट मून पे गिर रही है, ये रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये अर्थ के पास पहुंच रही है और हम मून को देख पा रहे हैं। So this is how we see the moon. Now there are some different possibilities, right? So light which falls on a substance, उसके अलग अलग possibilities हैं और उसके basis पर हम 3 अलग अलग substances को हमने बनाया है। सबसे पहले है ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस, वो सब्सटेंसेस जो खुद से लाइट को पास होने दे रहे हैं, विच अलाउ मोस्ट और ऑल ऑफ द लाइट टू पास थ्रू देम वेरी इजीली। ऑब्जेक्ट्स हम बहुत क्लियरली देख पा रहे हैं। एग्जाम्पल, जैसे ग्लास की शीट है, क्लियर वाटर है या एयर है। रीजन क्या है कि ऑलमोस्ट नो लाइट इज ब्लॉक्ड या फिर स्कैटर्ड, मतलब जितनी भी लाइट उस पे गिर रही है वो सीधी उससे आर पार हो जा रही है। तो लाइट ना ब्लॉक हो रही है और ना ही लाइट इधर उधर स्कैटर हो रही है, वो सीधी की सीधी पास हो रही है। दूसरे हैं ट्रांसलूसेंट, यानी कि जो लाइट को पास तो होने दे रहे हैं लेकिन सारी लाइट पास नहीं हो रही है। सो अलाउज ओनली सम लाइट टू पास थ्रू देम, ऑब्जेक्ट्स सीन थ्रू देम अपीयर फेंट और ब्लरी। तो ऐसे ही अगर आप एक ना वो आपकी फ़ोल्डर्स आते हैं ना, ट्रांसपेरेंट फ़ोल्डर्स, अगर आप उससे देखोगे आपको आर-पार दिखाई तो देगा, लेकिन बहुत क्लियरली नहीं दिखाई देगा, ब्लर होगा वो। एग्ज़ैक्टली दे आर द ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। जैसे एक ट्रेसिंग पेपर होता है, एक ग्राउंड ग्लास होता है, एक वैक्स का पेपर है या फिर ग्रीस्ड पेपर है। रीज़न बीइंग दे स्कैटर लाइट इनसाइड द मटीरियल। तो वो अंदर ही अंदर लाइट को स्कैटर कर देते हैं, इस वजह से हमें दूसरी तरफ के ऑब्जेक्ट्स बहुत क्लियरली विजिबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट्स, ऐसे ऑब्जेक्ट जो खुद से लाइट को पास होने ही नहीं देते हैं। अब ये मेरे पास एक फ़ोन है ना? अब इसके पीछे क्या है? ठीक है, मैंने कितनी उँगलियाँ की, अब मुझे पता है क्योंकि मैं खुद फिंगर्स मूव कर रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पर जो लाइट एंटर हो रही है वो इस तरफ से नहीं निकल रही, राइट? वो यहाँ से बाउंस बैक हो जा रही है, वो रिफ्लेक्ट हो जा रही है। तो इसीलिए, क्योंकि ये खुद से लाइट को पास नहीं होने देते, ये पूरी की पूरी लाइट को ब्लॉक कर देते हैं, तो हम इनके पीछे वाली चीज़ें नहीं देख सकते और हम इनके आर-पार नहीं देख सकते। एग्ज़ाम्पल, वुड, मेटल शीट्स, कार्डबोर्ड एंड द ब्लैक पेपर, राइट? रीज़न, दे एब्ज़ॉर्ब और रिफ्लेक्ट ऑल द लाइट, लेकिन वो उनको ट्रांसमिट नहीं करते हैं। अब आते हैं हम कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स पे, जिस पे 2 बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। कई बार एग्ज़ाम में 1 मार्क का आ जाता है और हम कन्फ्यूजन में कुछ ना कुछ गलत ही लिख कर आते हैं। स्टार्टिंग विद 1, दैट इज़ द एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट।
एंड द पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, इन दोनों में फर्क क्या है? एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट मतलब एक ल्यूमिनस बॉडी है, वो एक बड़े से एरिया में लाइट को स्प्रेड कर रही है, एक लार्जर एरिया को इल्यूमिनेट कर रही है, उसे हम एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट बोलते हैं। जैसे एक टॉर्च है, टॉर्च आप ऑन कर दो, वो एक एक्सटेंडेड मतलब एक काफी बड़े एरिया को इल्यूमिनेट करती है, दैट इज एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। वैसे ही एक ट्यूबलाइट हो गई, वैसे ही एक बर्निंग कैंडल की एक फ्लेम हो गई जनरल में, ठीक है। दूसरे आते हैं पॉइंट सोर्सेज, जहां पर ऐसा लगता है कि एक छोटा सा एरिया है, एक छोटा सा पॉइंट है, वहां से लाइट आ रही है। तो इसको हम एक्चुअली कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं कि एक बॉक्स लेते हैं, उसमें एक बर्निंग कैंडल डाल देते हैं, बीच में यहाँ पर साइड पर ना एक छोटा सा होल बना देते हैं। तो जब हम इसे देखते हैं ना, तो हमें लगता है कि एक ये पॉइंट है, इस पॉइंट से सिर्फ लाइट आ रही है। तो ये जो फाइन होल है, ये जो बीम ऑफ लाइट है ना, इसको ये रिस्ट्रिक्ट कर देता है और ये एक पॉइंट सोर्स की तरह यहाँ पर एक्ट करता है। कैंडल यहाँ पर एक पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट करती है। अब दो और इम्पोर्टेंट बातें, एक है अ रे ऑफ लाइट, दूसरा है बीम ऑफ लाइट। जब हम एक ऐसी सीधी एक लाइन बनाते हैं, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज कॉल्ड एज द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन propagation of light, so that is the ray of light। वहीं पर जब एक रे ऑफ लाइट या फिर एक पॉइंट से बहुत सारी रेज ऑफ लाइट निकलती हैं, बहुत सारी रेज निकलती हैं, उसे हम एक बीम ऑफ लाइट बुलाते हैं, ठीक है। रे ऑफ लाइट एक सिंगल लाइन, बीम ऑफ लाइट एक सोर्स से बहुत सारी ऐसे लाइंस निकलना, दैट इज द बीम ऑफ लाइट। नाउ द टाइप्स ऑफ बीम, एक होती है पैरेलल बीम, मतलब जहां पर ये रे ऑफ लाइट्स सीधी एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं, जो एक दूसरे से कभी भी मतलब अभी वो टकराने वाली नहीं है, ना मर्ज होने वाली हैं। सो इट कम्स फ्रॉम अ सोर्स एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस। जैसे जब सन से अर्थ के ऊपर लाइट रेज आती हैं, तो वो एक बीम ऑफ लाइट रेज की तरह आती है, ठीक है, वो एक पैरेलल बीम की तरह आती है। दूसरा डाइवर्जेंट बीम, जहां पर वो ऐसे डाइवर्ज हो रही है, मतलब ये एक सोर्स है, जैसे हमने यहाँ पर ड्रॉ किया था, ये डाइवर्ज हो रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। डी फॉर डाइवर्ज, डी फॉर दूर, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर ये दूर जा रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट आती है कन्वर्जेंट बीम, बीम जहां पर ये एक पॉइंट सोर्स है और इसकी तरफ को, ठीक है, पॉइंट सोर्स की भी जरूरत नहीं है, लेकिन लाइट्स अब एक तरफ को कन्वर्ज हो रही हैं, मतलब एक लाइट आ रही है और वो एक पॉइंट पर, एक सेंटर पॉइंट पर आकर मिल रही हैं, दैट इज द कन्वर्जेंट बीम, ठीक है। पैरेलल, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, क्लियर हो गया। जैसे कि यहाँ पर डाइवर्जेंट में देखिए, द बीम फ्रॉम द कैंडल और अ टॉर्च नियर बाय। तो जब एक टॉर्च ऑन करो, अंधेरे में टॉर्च ऑन करना, तो ऐसे बाहर की तरफ को ऐसे रेज जाती है, दैट इज अ डाइवर्जेंट बीम। वहीं पर अगर हम कन्वर्जेंट की बात करें, तो ये लेंसेज का यूज करके बनती है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जिनको स्पेक्टिकल्स की जरूरत होती है, जिसमें से मैं भी एक हूँ। तो हमारे ना, हमारा जो इमेज है ना हमारी स्क्रीन पर, वो स्क्रीन पर सही ढंग से नहीं बन पाती। तो इसलिए हमें लेंसेज का यूज़ करना पड़ता है, ताकि हमारी आँखों में लाइट रेज़ कन्वर्ज करें और वो बीम, मतलब वो एक पॉइंट पर आके मिले, ताकि हमारे सामने एक क्लियर पिक्चर हो उस ऑब्जेक्ट की, जो हमारे सामने है। नाउ द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड दैट इज कॉल्ड एज द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। द मोशन ऑफ लाइट इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ इज कॉल्ड द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। क्लियर है। अब इसको ना हम एक डार्क रूम में देख सकते हैं, जैसे आप एक पॉइंट से भी ले सकते हैं कि एक पॉइंट से ही लाइट आ रही हो, आप एक विंडो से भी ऐसे ले सकते हो, तो आप देखोगे कि लाइट ऐसे ऐसे घूमती फिरती इधर से नहीं आएगी, आपको सीधी ऐसे आती हुई दिखाई देगी। अगर आप एक थ्रेड लोगे, इसके अलोंग आप इस थ्रेड को स्ट्रेच करोगे, तो बिल्कुल आपने ना एक सीधा सा थ्रेड स्ट्रेच किया होगा। सो द दिस शोज दैट लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट कमिंग अप सम एक्टिविटीज जो आपकी बुक में है, तो एक आप ले लो, यहाँ पर एक बल्ब, एक पॉइंट सोर्स से जैसे उससे लाइट आ रही है, और यहाँ पर ना एक ट्यूब रॉड लो, हॉलो रॉड, सीधी रॉड, आंख के सामने ऐसे लगाओ, तो आपको ना सीधी वो लाइट आती हुई दिखाई देगी। अब अगर आप इसी रॉड को बेंड कर दोगे, चाहे इसका एक एंड
इस बल्ब को फेसिंग है, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ से लाइट रे आएगी, यहाँ टकराएगी, बाउंस बैक हो जाएगी, और आएगी, यहाँ टकराएगी, बाउंस बैक हो जाएगी। मतलब ये लाइट रे कभी यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगी आपकी आँखों तक। सो दिस ऑल्सो प्रूव्स दैट लाइट में बेंडिंग नहीं होती है। मतलब कि अगर ये ट्यूब बेंड है तो इसके हिसाब से लाइट बेंड नहीं होगी, वो सीधी ही जाएगी, जहाँ पर भी ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगी उससे टकराएगी, बाउंस बैक हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, एप्लीकेशंस की बात करें तो 3 एप्लीकेशंस है, पिन होल कैमरा, फॉर्मेशन ऑफ शैडोज एंड एक्लिप्स। तो ये 3 इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इनसे क्वेश्चन आना ही आना है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखना। स्टार्ट करने वाले हैं हम एक पिन होल कैमरा से। सो पिन होल कैमरा, पिन होल कैमरा एक ऐसा सिंपल सा डिवाइस है, इसे आप घर में भी बना सकते हो, आपको पता ही होगा। तो इट इज़ बेस्ड ऑन द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, जिसका मतलब है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ये हमें ये एक्सप्लेन करके रहेगा, कैसे करेगा बताऊंगी आगे। तो ये जिस भी ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर इल्यूमिनेट किया होता है ना, इसकी इमेज यहाँ पर स्क्रीन पर बनाता है। तो हम क्या करते हैं, हम एक बॉक्स लेते हैं, इस कार्डबोर्ड बॉक्स का ये वाला जो साइड है ना, इसको हटा देते हैं, जहाँ पर ये आप देख रहे हो जहाँ इमेज बन रही है, इसको हटा के यहाँ पर हम एक ट्रेसिंग पेपर लगा देते हैं। ठीक है, तो कार्डबोर्ड या टिन का एक कैन लिया, रेक्टेंगुलर या सिलेंड्रिकल, और वहाँ पर एक छोटा सा एक पिन होल बना दिया, छोटा सा होल बना दिया, एंड इट रिमूव द ऑपोजिट फेस एंड कवर इट विद द ट्रेसिंग पेपर और द वैक्स पेपर। यहाँ पर ट्रेसिंग पेपर या वैक्स पेपर यहाँ पर लगाना है। अब होगा क्या कि लाइट सिर्फ यहाँ पर कैंडल चलाएंगे तो लाइट ना सिर्फ इस होल से एंटर होने वाली है और इमेज हमारी ट्रेसिंग पेपर पर बनेगी। तो लाइट क्या करेंगे, इस पॉइंट से, ये टॉप मोस्ट पॉइंट है इस कैंडल का, यहाँ से लाइट निकलेगी, यहाँ जाएगी और ये सीधी ही जाएगी, और यहाँ पर है, ये यहाँ से बेंड होके ऊपर नहीं जाएगी, ये बस ऐसी सीधी जाएगी और यहाँ टकराएगी। दूसरी तरफ यहाँ से लाइट रे निकलेगी, मतलब जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी वो आएगी, सीधी जाएगी और यहाँ पर जाके टकरा जाएगी। बस ऐसा ही होगा। अब देखो, वैसे तो पूरी कैंडल क्यों दिखेगी, क्योंकि इन हर एक पॉइंट से लाइट रे आ रही है, सीधी जा रही है और यहाँ पर टकरा रही है, वो ऑब्जेक्ट की इमेज तभी बनेगी। लेकिन हम जब भी किसी का रे डायग्राम बनाते हैं या इमेज बनाते हैं, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम सिर्फ 2 लाइट रेज लेते हैं, एक टॉप से ले लेते हैं और एक बॉटम से ले लेते हैं। क्लियर हो गया? तो अब यहाँ पर जो इमेज बनी है, क्या वो सीधी है, क्या वो अपराइट है, क्या वो अपराइट है? नहीं है, राइट? तो वो कैसी है, वो इन्वर्टेड है, यानी कि वो अपसाइड डाउन है। क्यों? क्योंकि लाइट रे बिल्कुल सीधी ट्रैवल की, यहाँ टकराई, यहाँ से ट्रैवल की, वो यहाँ टकराई, तो कैंडल की फ्लेम वो यहाँ दिखा रहा है और उसका बॉटम वाला पार्ट यहाँ पर दिखा रहा है। सो दैट इज द रीजन। अब कैसी इमेज बनती है, ये है इम्पॉर्टेंट पार्ट। हो सकता है आपकी टीचर ज़्यादा डिटेल में ना पहुंचे, लेकिन ये बात पूछना वो कभी नहीं भूलेंगी कि व्हाट इज द नेचर of image formed by pinhole camera। तो ये नेचर ऑफ इमेज मतलब इमेज कैसी है, सीधी है, उल्टी है, ब्लर है, छोटी है, बड़ी है, कैसी है, आपको सिर्फ वो बताना होता है नेचर ऑफ इमेज में। तो अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो सीधी सी बात है, हमें पता है इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है, यानी कि अपसाइड डाउन है, यानी कि उल्टी है। सो वन इज दिस। अब क्या इमेज रियल है या वर्चुअल है? देखो, यहाँ पर 2 टर्म्स आती हैं हमारे पास, रियल या फिर वर्चुअल। रियल का मतलब होता है कि जब लाइट रेज एक्चुअली जाती हैं और मीट करती हैं। आप कभी शीशे के सामने खड़े हुए हो, तो जब आप शीशे के सामने खड़े होते हो तो आपकी इमेज बनती है, आप बिल्कुल सीधे दिखाई देते हो ना, सिर ऊपर ही होता है, पाँव नीचे ही होते हैं, है ना, दिखाई देती है ना आपकी इमेज। क्या वो इमेज रियल है या वर्चुअल है? सोचो सोचो सोचो। वो इमेज वर्चुअल है। क्यों है? क्योंकि लाइट रेज उस मिरर के अंदर एंटर कर रही हैं, ठीक है, एंटर नहीं कर रही हैं, वहां से बाउंस बैक हो जा रही हैं, वो आपको एक वर्चुअल इमेज देखने को मिल रही है। मतलब मिरर के अंदर जाके एक्चुअल में लाइट रेज मीट नहीं कर रही हैं, आपस में वो मिल नहीं रही हैं। तो जब तक लाइट रेज एक्चुअल में कहीं पर जाके ना मिले, तब तक हमारी इमेज वर्चुअल होती है। जब वो एक्चुअल में मिलती हैं तब वो रियल होती हैं। यहाँ से लाइट रेज आ रही हैं, यहाँ गिर रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ गिर रही है, एक्चुअल में गिर रही हैं, राइट? ऐसा तो नहीं है कि वो बाउंस बैक हो रही हैं, एक्चुअल में वहां पर जाके गिर रही हैं। सो दैट इज वाई इट इज अ
रियल इमेज, आप एक और चीज़ भी बोल सकते हो, क्योंकि ये कैंडल की इमेज हमें यहाँ पर ट्रेसिंग पेपर, उसे हमने एज अ स्क्रीन यूज़ किया था, तो इमेज हमारी स्क्रीन पर बनी है, इसलिए ये रियल इमेज है। एक और कनेक्शन बताऊं बच्चों, रियल इमेजेस हमेशा उल्टी बनती है, हमेशा इन्वर्टेड होती हैं, और वर्चुअल इमेजेस मतलब वो झूठी मूठी वाली इमेजेस होती हैं, वो हमेशा सीधी बनती हैं। जैसे आप जब मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपकी वर्चुअल इमेज बनती है, और आपकी वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी बनती है। साइज क्या है? अब इसका यहाँ पर इट इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट जनरली। जनरली इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से छोटी होती है। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स नेचर में आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द साइज ऑफ द इमेज? अब हमने कहा जनरली छोटी होती है, राइट? तो क्या क्या फैक्टर्स हैं वो हमारी इमेज के साइज को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला, डिस्टेंस फ्रॉम द स्क्रीन। स्क्रीन से कितना डिस्टेंस है? तो जो हमारी स्क्रीन है, स्क्रीन से हमारा जो पिन होल है, जो ये छोटा सा होल हमने बनाया था ना, इसका डिस्टेंस क्या है? अगर स्क्रीन को हम दूर कर देंगे, इस छोटे से होल से दूर करते जाएंगे, तो इमेज बड़ी होती जाएगी। जैसे जैसे स्क्रीन को इस होल के पास लाते जाएंगे, हमारी इमेज छोटी होती जाएगी। ठीक है, क्लोजर द डिस्टेंस स्मॉलर द इमेज, ग्रेटर द डिस्टेंस बिगर द इमेज। क्लियर हो गया? दूसरा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पिन होल। तो अभी तो हमने इमेज, स्क्रीन और पिन होल का लिया, अब पिन होल और ऑब्जेक्ट के बारे में सोचो। अब ऑब्जेक्ट अगर हमारे पिन होल के पास में ही है, पास में है, तो दूसरी तरफ जो इमेज है वो बहुत बड़ी बनेगी। ठीक है, वहीं पर अगर ऑब्जेक्ट को हम दूर ले जाते हैं, तो इमेज भी हमारी कैसी होती जाएगी? छोटी होती जाएगी। तो ये जो है ना, ठीक है, ये ऑपोजिट पॉइंट्स हैं। यहाँ पर अगर हम स्क्रीन को दूर ले जा रहे हैं तो इमेज बड़ी हो रही है, यहाँ पर अगर हम स्क्रीन ऑब्जेक्ट को दूर ले जा रहे हैं तो इमेज छोटी होती जा रही है। तो ये ऑपोजिट है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, पिन होल कैमरा के ना कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट है। पहला, 2 पॉइंट होल प्रॉब्लम। मान 2 पिन होल मतलब कि एक पिन होल की जगह ना अब आप 2 पिन होल मतलब 2 होल्स बना देते हो, तो क्या होगा? दोनों पिन पिन होल को ना और काफी क्लोज बना देते हो, तो दोनों से ही इमेज बनेगी, मतलब दोनों से ही लाइट रेज एंटर होंगी, स्क्रीन पर जाके इमेज बनेगी, इस वजह से इमेजेस ओवरलैप होंगी और वो हमें ब्लर दिखाई देंगी। अगर आप एक बड़ा सा होल बना देते हो, तो उससे ये बड़ा सा होल बहुत सारे छोटे छोटे पिन होल की तरह एक्ट करेगा, जिसकी वजह से विच क्रिएट्स अ स्मॉल इमेज, जो एक छोटी सी इमेज हमें दिखाएगी, क्योंकि इमेजेस यहाँ पर भी ओवरलैप हो रही होंगी और ब्लर होंगी। फोटोग्राफ की बात करें तो इफ द फोटोग्राफिक फिल्म इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ द ट्रेसिंग पेपर। अब ट्रेसिंग पेपर छोड़ो, आप फोटोग्राफ की फिल्म लगा लो, तो एक परमानेंट फोटोग्राफ भी हमें मिल सकती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकेंड एप्लीकेशन, दैट इज शैडो। शैडो क्या होती है पता है ना आपको? हमारी परछाई। तो जब हम लाइट में, धूप में चलते हैं, तो हमारे साथ साथ हमारी परछाई चलती है ना, काले रंग की, जो दिखने में कुछ कुछ हमारे जैसी ही होती है, लेकिन कलर उसका कोई नहीं होता है, एग्जैक्टली वही शैडोज होती हैं। तो ये एक डार्क पैच है जो हमें एक स्क्रीन पर मिलता है। तो रात को रोड के ऊपर चलो, स्ट्रीट लाइट के नीचे, तो वो रोड हमारी स्क्रीन की तरह एक्ट करता है, क्योंकि हमारी शैडो उस रोड पे बनती है व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट्स ब्लॉक द लाइट। तो इसका मतलब है कि शैडो सिर्फ तब बनेगी जब ऑब्जेक्ट ओपेक होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट खुद से लाइट को पास नहीं होने देगा। तो क्या होगा? तो लाइट ऑब्स्ट्रक्ट होगी, तो जो जितना पोर्शन लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, उतने की ही शैडो दूसरी तरफ को बन जाएगी। बात क्लियर है? सो इट इज फॉर्म्ड बिकॉज ए लाइट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन। अब लाइट ब्लॉक हो गई, ये रिफ्लेक्ट हो गई, कहीं और निकल पड़ी, और इसके पीछे वाला एरिया डार्क रह गया, ब्लैक रह गया, वहां पर एग्जैक्टली सेम शेप की शैडो बन गई। सो शैडो इज सिमिलर टू द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, बट छोटी बड़ी हो सकती है, और उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। अब बात करते हैं हाउ अ शैडो इज फॉर्म्ड। कैसे? लाइट रेज आ रही हैं, वो ट्रैवल कर रही हैं स्ट्रेट, आगे एक ओपेक ऑब्जेक्ट आया, उसने ब्लॉक कर दिया, और ये जो हमारी लाइट रेज हैं ये स्क्रीन तक नहीं पहुंच पाई। तो ये जो रीजन है, जो जिसके ऊपर लाइट गिरी और इस लाइट को ब्लॉक कर दिया गया, उससे बनती है शैडो। क्लियर है? आगे, शैडो की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये ऑब्जेक्ट का शेप और शैडो का शेप सेम होता है। साइज जो है वो डिपेंड करता है द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, लाइट सोर्स एंड द स्क्रीन। ऑब्जेक्ट, लाइट सोर्स और स्क्रीन का डिस्टेंस क्या है,
इन तीनों चीज़ों पे डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, लाइट सोर्स कहाँ है और स्क्रीन कहाँ है, ठीक है। शेप ब्लर भी हो सकती है या शार्प भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन हमारे लाइट सोर्स। अब बात करते हैं शैडोज के टाइप्स का। सबसे पहले अम्बरा यानी कि फुल शैडो वाला रीजन, जहाँ पर शैडो बिल्कुल डार्क होती है, बड़ी क्लियरली विजिबल होती है, प्रॉपर आउटलाइन के साथ दिखाई देती है। तो उसके लिए ये कंप्लीटली डार्क सेंट्रल पार्ट होता है शैडो का, जहाँ पर कोई लाइट नहीं पहुंच पाती है सोर्स से। जैसे कि ये हमने एक एक मतलब डिवीजन के लिए एक पार्ट रखा है, इसके बीच में ये होल है, यहाँ से लाइट इस कैंडल की फ्लेम से लाइट रेज इस तरफ को जा रही हैं। हमने क्या किया कि इस रेज को ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए हमने यहाँ पर बीच में एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ग्लोब सा रख दिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि लाइट रे आई, राइट, वो यहाँ से एंटर हुई, यहाँ तक पहुंची, इस ब्लॉक ने, इस पूरे के पूरे ग्लोब ने इसको ब्लॉक कर दिया, इस लाइट को ब्लॉक कर दिया। और जब लाइट रे यहाँ से गई, कुछ लाइट रेज थी जो यहाँ से टेढ़ी गई थी, वो यहाँ से गई, यहाँ पर गिरी, ये यहाँ से गई, यहाँ पर गिरी, और इसके बीच का सारा पोर्शन कैसा है, कंप्लीटली डार्क, बिल्कुल काला है। बात क्लियर हो रही है? तो ये पूरा एक डार्क पोर्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारी लाइट ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है, हमारी जो पाथ है लाइट का वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है। बात क्लियर हो गई? सो नो लाइट रीचेस दिस रीजन एंड दिस इज फॉर्म्ड व्हेन इल्यूमिनेटेड बाय द पॉइंट सोर्स। अगर हम इस केस में एक पॉइंट सोर्स लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर एक कैंडल लिया है और इस होल से ही सिर्फ लाइट यहाँ पर एंटर हो रही है, तो इस केस में हमें बहुत ही क्लियर अम्ब्रा मिलेगा जिसके बिल्कुल शार्प एजेस होंगे। तो कुछ ऐसा होगा, कंप्लीटली डार्क, वेल डिफाइंड एजेस, और जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज काफी बड़ी हमें दिखाई देगी। अब बात करते हैं पेनम्बरा की, जो पार्शियल शैडो वाला रीजन होता है। पेनम्बरा में क्या होता है कि हमें ना एक ऐसी पार्शियल सी शैडो दिखती है। शैडो है, एक कंप्लीटली डार्क पोर्शन है, लेकिन एक पार्शियल सी शैडो भी दिखती है। तो यहाँ पर अगर आप पार्शियल डार्क रीजन की बात करो तो वो पेनम्बरा कहलाता है, जो इस कंप्लीटली डार्क यानी कि अम्बरा के अराउंड बनता है। तो अम्बरा के अराउंड बनता है। So it is formed when some light reaches the region from the extended source। अब हम पॉइंट सोर्स नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर हमने कोई स्क्रीन नहीं लगाई, ना ही कोई पॉइंट है जहाँ से लाइट रेज निकल रही हैं। तो यहाँ पर पॉइंट पी और पॉइंट क्यू से लाइट रेज निकल रही हैं, वो आगे की तरफ जा रही हैं। कुछ पोर्शन लाइट को ब्लॉक कर दे रहा है, लेकिन कुछ रेज ऑफ लाइट निकल जा रही हैं आगे की तरफ, राइट। तो ये जैसे यहाँ से यहाँ को आ गई, तो वो एक्सटेंड हो जा रही है, स्प्रेड हो जा रही हैं। तो यहाँ पर जब हम एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट यूज़ करते हैं, जैसे कि टॉर्च या फिर एक कैंडल की फ्लेम, तो एजेस ना उतने शार्प नहीं रहते, थोड़ी ब्लरी सी इमेज बनती है और ब्लरी सी शैडो बनती है, जिसे हम पेनम्बरा कहते हैं। तो जब अगर आपको सिर्फ पेनम्बरा चाहिए और आप चाहते हो कि ये अम्बरा गायब हो जाए, तो उसके लिए हमें स्क्रीन को दूर लेके जाना पड़ेगा। तो लाइट सोर्स इज बिगर देन द ओपेक ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जो हमारा ओपेक ऑब्जेक्ट है उससे बड़ा हमारा लाइट सोर्स है। जैसे जैसे हम स्क्रीन को दूर लेते जाएंगे, अम्बरा छोटी होती जाएगी और पेनम्बरा बड़ा होता जाएगा, राइट। धीरे धीरे अम्बरा डिसअपियर हो जाएगा और हमें सिर्फ और सिर्फ पेनम्बरा देखने को मिलेगा। आगे द फॉर्मेशन ऑफ अम्बरा एंड पेनम्बरा बोथ। इसमें क्या होता है, अम्बरा और पेनम्बरा ना हमें दोनों ही मिल जाते हैं जब हम एक एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट लेते हैं, जैसे अभी हमने लिया था। तो इस केस में ये जो अम्बरा है ये डायरेक्टली डार्क, कंप्लीटली डार्क वाला पोर्शन है। पेनम्बरा ये लाइटर वाला रीजन है, और शैडो जो है यहाँ पर वो वेल डिफाइंड है, क्योंकि यहाँ पर पार्शियल लाइटनिंग है, राइट। तो यहाँ से लाइट रेज गई, जैसे वहां पर गई थी एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पर कुछ लाइट रेज जो यहाँ से, क्योंकि ये वाला पोर्शन सिर्फ इस तरह एक लाइट रे नहीं निकाल रहा, यहाँ पे बीम ऑफ लाइट आ रही है, वो ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे हर डायरेक्शन में जा रही है। तो जो यहाँ से जाएगी वो सीधी जाएगी, इस पोर्शन को टकरा के यहाँ निकल जाएगी। यहाँ से जो आएगी वो सीधी आएगी, बी पोर्शन को टकरा के आगे की तरफ को निकल जाएगी। तो बीच में जितना ये पोर्शन था सिर्फ वो ही हमें यहाँ पर डार्क दिखाई देगा। इसके अराउंड जहां तक ये लाइट रेज जा रही हैं, वहां तक पेनम्बरा यानी कि वो पार्शियल सा डार्क रीजन हमें देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इक्लिप्स की, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन।
एक्लिप्स ये नेचुरल शैडोज हैं जो हमारे स्पेस में बनती है। तो आपने लूनर और सोलर एक्लिप्स सुना ही होगा। तो जब हमारे सन, मून और अर्थ के बीच में ये आँख मिचौली चल रही होती है तब एक्लिप्स होता है। और जब ये तीनों एक लाइन में होते हैं तभी एक्लिप्स होता है। जब या तो मून छुप रहा है या तो अर्थ छुप रही है, बस जब ये लुक्का छुपी वाला खेल खेलते हैं ना तब एक्लिप्स होता है। तो 2 तरह के हैं लूनर, लूनर मतलब मून का एक्लिप्स, सोलर मतलब सन का एक्लिप्स। क्लियर हो गया? तो ये एक लाइन में होने चाहिए तभी एक्लिप्स होता है। सो अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड मून। तो यहाँ पर सन है, यहाँ पर मून है और बीच में अर्थ है। तो मून कहाँ रह गया? लास्ट में छोड़ आए, तो मून हो गया है गुस्सा। तो अब होगा लूनर एक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण, क्योंकि वो गुस्सा हो चुका है, उसको सन और अर्थ लास्ट में छोड़ आए हैं। सो अर्थ कास्ट इट शैडो ऑन द मून। अब सन से लाइट रेज आएंगी, अर्थ पे गिरेंगी और अर्थ की शैडो मून पे बनेगी। सीधी सी बात है, ये लाइट सोर्स है, ये ओपेक ऑब्जेक्ट है और इसको एक स्क्रीन समझ लो। तो सन से लाइट रेज आएंगी, अर्थ पे गिरेंगी और मून पे उसकी इमेज बनेगी, शैडो बनेगी, इमेज नहीं बनेगी, शैडो बनेगी। ये होता है जब फुल मून लाइट होती है, तो लूनर एक्लिप्स तब होता है। तो कुछ ऐसे ही होता है, सन है, अर्थ है और मून है। तो जब सन, अर्थ, मून एक ही लाइन में है, तो अब यहाँ पर अम्ब्रा होगा, मतलब कंप्लीटली मून डार्क होगा, कंप्लीट शैडो बनेगी अर्थ की मून के ऊपर। जब मून थोड़ा ऊपर होगा या थोड़ा नीचे होगा, उससे क्या होगा? उससे ये पार्शियल डार्क शेडो और पेनम्बरा वाली सिचुएशन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। सो व्हाई इट हैपेंस? बिकॉज अर्थ ब्लॉक्स द लाइट दैट इज कमिंग from sun to the moon, and the part of the moon in the umbra of the earth becomes invisible. तो जो अर्थ के अम्बरा कंप्लीटली डार्क वाले पोर्शन में आता है, शैडो जब बन जाती है, तो ये वाला पोर्शन हमें दिखाई ही नहीं देता। आगे बात करते हैं टोटल लूनर एक्लिप्स। ये कब होता है? जब सन, अर्थ और मून परफेक्टली स्ट्रेट लाइन पर होते हैं। मतलब ये वाली जो सिचुएशन है ये टोटल लूनर एक्लिप्स की आती है, जहां पर होल मून इज अंडर अर्थ्स अम्ब्रा, मतलब अर्थ की कंप्लीट डार्क वाली शेडो में मून आता है। एंटायर मून अपीयर्स डार्क, पूरा मून हमें एकदम डार्क दिखाई देता है। दूसरा आता है पार्शियल लूनर एक्लिप्स, जहां पर अब ये स्लाइटली आउट ऑफ लाइन है, मतलब एक लाइन में नहीं है। सन है, अर्थ है और मून थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे है, तो यहाँ पर पार्शियल लूनर एक्लिप्स होता है। एंड ओनली अ पार्ट ऑफ मून एंटर्स अर्थ्स पेनम्बरा एंड ओनली अ सेक्शन ऑफ मून इज द डार्क। ठीक है? तो मून जो है ना, वो थोड़ा पेनम्बरा में आता है और थोड़ा सा वो अम्बरा रीजन में आ जाता है। अब बात करते हैं सोलर एक्लिप्स की। तो अब क्या हुआ है, यहाँ पर सन है, यहाँ पर सोलर एक्लिप्स अकर्स व्हेन मून कम्स बिटवीन। तो अब मून आ जाएगा, अब SME हो जाएगा। अब सन बोलेगा कि मून और अर्थ आपस में खेल रहे हैं और मुझे नहीं खिला रहे, तो अब हो जाएगा सोलर एक्लिप्स। मून की शैडो अर्थ के ऊपर पड़ेगी। तो सन से लाइट रेज आई, मून के ऊपर गिरी, मून बीच में था और अर्थ के ऊपर अब इसकी शैडो बनेगी। दैट इज द सोलर एक्लिप्स। सो द कंडीशन हैपेंस ऑन अ न्यू मून डे। जब न्यू मून डे होता है तब सोलर एक्लिप्स होता है। न्यू मून डे यानी कि अमावस की रात। तो अमावस की रात को हमें चांद बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। क्यों नहीं दिखाई देता है? सोचो जरा। तो ये है सन, बीच में मून और ये अर्थ है। ठीक है? अब मून जो है, मून के ऊपर सन की लाइट रेज आ रही हैं, लेकिन वो ये ब्लॉक कर दे रहा है और हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो लाइट रेज यहाँ पर गिर रही हैं और ये हम तक रिफ्लेक्ट नहीं हो रही हैं। हमारी तरफ ये वाला पोर्शन है जिसके ऊपर लाइट रेज नहीं गिर रही हैं और इसलिए हमें मून बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा। ऑल्दो मून है, बट हमें दिखाई नहीं देगा। आगे टोटल सोलर एक्लिप्स की। ये टोटल सोलर एक्लिप्स क्या होता है? So a small region on the earth falls on the moon's penumbra. एक छोटा सा रीजन होता है अर्थ का जो मून के अम्बरा रीजन में आता है। मतलब जैसे कि ये वाला रीजन है जहां पर कंप्लीट डार्कनेस, जहां पर हमें मून बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा। सन इज कंप्लीटली हिडन यहाँ पर एंड इट अपीयर्स लाइक अ ब्लैक डिस्क
विद अ वाइट रिंग। तो हमें ऐसा लगेगा कि एक काली सी डिस्क है, क्योंकि हमें सन नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन इससे जो साइड साइड को लाइट आ रही है वो तो दिखाई दे रही है, लेकिन सन नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि बीच में मून आ गया है एक छोटे से पोर्शन से, क्योंकि मून तो छोटा सा है ना, तो ये सिर्फ छोटे से रीजन में ही अम्ब्रा क्रिएट करेगा। तो हमें लगेगा कि एक बड़ी सी काली सी डिस्क है और उससे लाइट रेज ऐसे निकल रही हैं। बहुत रिसेंटली हम ये फोटोज वीडियोस अपने मतलब न्यूज़ में भी देखते रहते हैं जब ये एक्लिप्स आता है। सो इट इज़ सीन ओनली फ्रॉम द एरिया दैट लाइज इन अम्ब्रा। तो सिर्फ वो रीजन जो अम्ब्रा में आता है, सिर्फ वहाँ पर ये वाला सीन हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज द पार्शियल सोलर एक्लिप्स। अ पार्ट ऑफ द अर्थ फॉल्स ऑन द मून्स पेनम्ब्रा। कुछ पार्ट है अर्थ का जो मून के पेनम्ब्रा में आता है, राइट? मतलब वो शैडो है, लेकिन शैडो काफी पार्शियल सी है। सो ओनली अ पार्ट ऑफ सन इज कवर्ड। सिर्फ थोड़ा सा पार्ट है सन का जो कवर्ड है, बाकी सारा का सारा हमें दिखाई दे रहा है। सो सीन फ्रॉम मार्क्ड बी और सी इन द डायग्राम। तो जैसे ये या फिर ये आता है पार्शियल सोलर एक्लिप्स में, जहां पर मून की पेनम्ब्रा एक पार्शियल सी शैडो बन रही है। नेक्स्ट आता है एनुअल सोलर एक्लिप्स। कब होता है? जब मून इज फार फ्रॉम द अर्थ। मून अर्थ से बहुत दूर है और वो बहुत छोटा दिखाई देता है, दैट इज द एनुअल सोलर एक्लिप्स। ओनली द टिप ऑफ द मून्स अम्ब्रा रीचेज द अर्थ। सिर्फ एक छोटा सा टिप है मून का, मून के अम्ब्रा का, वो हम तक पहुंचता है। तो ऐसे कंप्लीट डार्क हमें नहीं दिखाई देता है। मून कैन नॉट कवर द होल सन, क्योंकि अब ये काफी दूर है, तो सन को ये पूरे को कवर नहीं कर पा रहा है। तो इट क्रिएट्स अ रिंग ऑफ फायर और अ डायमंड रिंग पैटर्न। तो ये एक ऐसा रिंग ऑफ फायर या डायमंड रिंग पैटर्न बना देता है। तो यहाँ पर आपको देखो, यहाँ आपको दिखाई देंगे दोनों ही पैटर्न्स। ये है डायमंड रिंग पैटर्न और ये है रिंग ऑफ फायर पैटर्न। ठीक है, तो ये एक ब्लैक डिस्क है और अराउंड उसके आसपास आग लगी हुई है, ऐसा दिखेगा। और दूसरा ये आपको ऐसा दिखाई देगा कि ये एक रिंग है, इसके इस साइड पर आपको गोल्डन भी दिखाई देगा और यहाँ पर बीच में एक डायमंड लगा हुआ है, ऐसा दिखेगा। तो एग्जैक्टली दिस इज एनुअल सोलर एक्लिप्स के पैटर्न। अब यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है खत्म। अब हमने कितना समझा है उसको हम इस प्रैक्टिस सेशन में टेस्ट करेंगे। लास्ट में आपके लिए कुछ होम असाइनमेंट भी है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच सब्सटेंस अलाउज लाइट टू पास थ्रू इट कम्प्लीटली। कौन सा होता है? ट्रांसपेरेंट। सीधी सी बात है। ट्रेसिंग पेपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, ट्रांसल्यूसेंट सब्सटेंस, ओपेक या फिर शेडो। तो ट्रेसिंग पेपर एक ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस है जो पार्शियली खुद से लाइट को पास करने दे रहा है। नेक्स्ट, अ कैंडल फ्लेम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ल्यूमिनस है, नॉन ल्यूमिनस, ट्रांसपेरेंट या ओपेक। सीधी सी बात है, लाइट आ रही है तो ल्यूमिनस है। नाउ अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय। एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट किससे बनती है? ट्यूबलाइट से, एक छोटे से बल्ब से, सन से, या कैंडल बिहाइंड अ स्मॉल होल। तो सोचो, पिन होल कैमरा हमने बनाया, अम्ब्रा के केस में हमने देखा, तो हमने कैंडल ऑन की लेकिन उसके आगे एक छोटा सा होल लगा दिया, जिस सिर्फ उस होल से लाइट पास हो रही थी। नेक्स्ट, अ रे ऑफ लाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय। एक रे ऑफ लाइट कैसे होती है? एक सीधी लाइन होती है और उसके ऊपर एक एरो होता है, सिंपल सी बात है। अ ग्रुप ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड एज अ बीम ऑफ लाइट। नेक्स्ट, विच एक्टिविटी प्रूव्स रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ द लाइट। किसमें? क्या प्रिज्म में है? तो प्रिज्म तो आपने अभी किया नहीं है तो आपको नहीं पता। इसमें हम वैसे रिफ्लेक्शन बताते हैं, ठीक है, छोड़ो अभी नहीं बात करेंगे। ओके, यूजिंग अ पिन होल कैमरा, यस, तो इसकी हेल्प से ही हमने देखा था कैसे एक इन्वर्टेड इमेज बनी थी। अ पिन होल कैमरा फॉर्म्स एन इमेज विच इज। बताओ कैसी इमेज बनी थी? रियल इमेज थी? हाँ, रियल तो थी, क्योंकि लाइट रेज हमें स्क्रीन पे वो गिर रही थी और वहीं पर इमेज बन रही थी, राइट? स्क्रीन पे इमेज बनी थी, तो रियल है, तुम्हारा वर्चुअल तो नहीं है। सीधी थी, उल्टी थी, अपराइट थी, इन्वर्टेड थी? इन्वर्टेड थी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, when the distance between the screen and the pinhole increases, image becomes। अब पिन होल है, छोटा सा होल है, और जो हमारी स्क्रीन है इसके बीच के अगर डिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो क्या होगा? इमेज बड़ी होती जाएगी, राइट? इफ द पिन होल इज मेड लार्जर, पिन होल को बड़ा कर देंगे तो क्या होगा? तो एक पिन होल बहुत सारे मेनी पिन होल्स की तरह बिहेव करेगा और अब हमारी इमेज ब्लर बनेगी। याद है ना, मैंने लास्ट में 3-4 2-3 पॉइंट्स कराए थे।
नेक्स्ट, अ शैडो इज फॉर्म्ड वेल, कब बनती है? जब एक ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, सो इट ऑब्स्ट्रक्ट्स लाइट। नेक्स्ट, अ शैडो इज ऑलवेज, एक शैडो कैसी होती है? शैडो हमेशा इज कलर तो नहीं होती है, सेम शेप की होती है, साइज वेरी कर सकता है, ब्राइटनेस तो नहीं होती है। नेक्स्ट, अ डार्क पार्ट ऑफ ए शैडो इज पेनम्ब्रा और अम्ब्रा? इट इज अम्ब्रा, कंप्लीटली डार्क। पेनम्ब्रा इज फॉर्म्ड बाय, पेनम्ब्रा कैसे बनता है? ओनली अ स्मॉल लाइट सोर्स से, पॉइंट सोर्स से, एक्सटेंडेड सोर्स से, या किसी भी सोर्स से नहीं। तो पेनम्ब्रा कैसे बनता है? पेनम्ब्रा बनता है जब एक एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट होता है। नेक्स्ट, एक्लिप्स अकर्स व्हेन, एक्लिप्स कब होगा? जब लाइट बेंड होगी। तो लाइट बेंडिंग तो हमने यहाँ पर पढ़ी ही नहीं है। लाइट स्टॉप ट्रैवल करना बंद कर देगी, ऐसा तो कुछ नहीं पढ़ा हमने। ओनली हेवनली बॉडीज ऑब्स्ट्रक्ट द लाइट ऑफ अनदर, करेक्ट। तो जब अर्थ, सन और मून आपस में आंख मिचोली खेलते हैं तब एक्लिप्स होता है। नेक्स्ट, एक्लिप्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्शन, हमने पढ़ा नहीं पढ़ा? रिफ्रैक्शन पढ़ा आपने? मैंने तो नहीं पढ़ाया। शैडो फॉर्मेशन, एग्जैक्टली इट इज शैडो फॉर्मेशन। नेक्स्ट, एनुअल सोलर एक्लिप्स अकर्स व्हेन, एनुअल सोलर एक्लिप्स कब होता है? जब सन गुस्सा हो जाता है, क्योंकि अब मून और अर्थ आपस में खेलने लग जाते हैं। मून इज वेरी क्लोज टू द अर्थ, नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। होल मून कवर्स द सन, नहीं, एनुअल में ऐसा नहीं होता है। मून अपीयर स्मॉलर देन द सन, एग्जैक्टली जब मून और अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस दूर हो जाता है तब। अ बर्ड फ्लाइंग वेरी हाई डज नॉट फॉर्म अ शैडो ऑन द अर्थ, क्यों? क्योंकि वो ल्यूमिनस है, ऐसा कुछ नहीं है। नो लाइट रीचेस द अर्थ, ऐसा भी नहीं है। लेकिन वो इतना बड़ा है कि अब उसकी अम्बरा नहीं, अब स्क्रीन से जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना वो दूर हो रहा है। तो क्या होगा? तो अब अम्बरा छोटी होती जाएगी और पेनम्बरा क्या है? जो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, मतलब ये ऑब्स्ट्रक्टिंग ऑब्जेक्ट है ना, लाइट सोर्स ऑब्स्ट्रक्टिंग ऑब्जेक्ट इज द बर्ड, और हमारी स्क्रीन हमारा अर्थ है, राइट। तो ये एक बड़ी सी स्क्रीन है। तो जब स्क्रीन और हमारा ऑब्जेक्ट दूर होते जाएंगे तो अब अम्बरा छोटी होती जाएगी, और एक टाइम आएगा जब वो दिखेगी ही नहीं और पेनम्बरा बड़ी होती जाएगी। तो यहाँ पर पेनम्बरा बनी तो है लेकिन वो बहुत ज्यादा फेंट है। वैसा नहीं है, जितने भी पक्षी ऊपर उड़ रहे हैं, चाहे आपको शैडो दिखाई दे रही है नहीं दिखाई दे रही है, बट शैडो बन रही है, पेनम्बरा बन रहा है, और पेनम्बरा बहुत ही ज्यादा फेंट है। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस फॉर यू एज अ होम असाइनमेंट। हर क्वेश्चन को ऐसे करना जैसे आपका फाइनल एग्जाम चल रहा हो, ठीक है। कहीं डाउट होगा आज क्वेश्चन सेक्शन में पूछना, या फिर लर्नो हब स्वयं के साथ आप क्लास को बुक कर लेना। सो आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट वीडियो। तो जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ कि हमें टेंशन, स्ट्रेस को नहीं बल्कि अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। तो आई होप चैप्टर आपका रिवाइज हो गया है, आपको समझ भी आ गया है। अब हम अगली बार मिलेंगे। टिल देन, एज यू ऑल नो, लर्नो हम मतलब फ्री है पर बेस्ट है।